चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर का विरोध तो ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में कर रही हैं। एक तरफ बीएलओ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अब सीधे तौर पर कह दिया है कि इसे रुकवाना होगा एसआईआर को पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ साथ उनके नेता भी यही मांग कर रहे हैं। मैम, एसआईआर से क्यों डर है ममता बनर्जी को, जबकि जब से एसआईआर शुरू हुआ है तमाम अवैध बांग्लादेशी खुद ही बॉर्डर्स पर पहुंच रहे हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो तब वो शहर की तरफ दौड़ता है, पर ममता बनर्जी की सत्ता की कुर्सी जा रही है पर वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका की तरफ दौड़ नहीं रही हैं। मुझे ये आश्चर्य लग रहा है। उन्हें तो दौड़ना चाहिए ठीक वैसे ही जैसे गीदड़ दौड़ता है। अब आती है बात कि लोकल वहाँ के जितने भी स्थानीय हैं, वहाँ उन लोगों से जब पूछा जा रहा है तो हिंदू बंगाली हो या मुसलमान बंगाली हो, वो तो यही कह रहे हैं कि वो एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। इवन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सुप्रीम कोर्ट से निकल रही थी आज, मेरे ख्याल से 12:10 हो रहा था, 12:10, और सुप्रीम कोर्ट के गेट डी से मैं बाहर आ रही थी तो मुझे उल्बेरिया के मुसलमान हाजी का फोन आया और उसने कहा कि ये मेरा फॉर्म है एसआईआर का, नाजिया जी प्लीज इसको भरवाने में थोड़ी मदद कर दीजिएगा। तो मैंने उनसे पूछा है फोन पे कि आप समर्थन कर रहे हैं, आप हाजी साहब हैं? उन्होंने कहा मैं समर्थन कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बांग्लादेशी घुसपैठिया मेरे पश्चिम बंगाल में रहें। ये पश्चिम बंगाल मातृभूमि, ये भारत की धरती का पश्चिम बंगाल है, ये संवैधानिक पश्चिम बंगाल है, और मैं हाजी और मैं बंगाली मुसलमान होकर के एसआईआर का समर्थन करता हूं। अब आप सोचिए कि चिल्ला कौन रहा है? क्या लोकल पब्लिक चिल्ला रही है? क्या लोकल पब्लिक का 10 आदमी भी पश्चिम बंगाल से उठ करके देश के सर्वोच्च न्यायपालिका आया है कि यह एसआईआर नहीं होना चाहिए? मैं पूछना चाहती हूं, क्या पश्चिम बंगाल के झुंड बना करके नारा लगाने के लिए क्या उनकी औकात बनी है कि वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका आकर के कहें कि हम ये एसआईआर नहीं होने देंगे? क्योंकि ये वो हैं जो जैसे काली घड़ा ठनकता बहुत है, उसी तरीके से ये ठनक रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ये बरसेंगे नहीं, कभी नहीं बरस पाएंगे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ चुका है। और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरी दाढ़ी ही तिनके की मिली है। तो मेरे लिए, मेरे पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमानों के लिए, मेरे पश्चिम बंगाल के बंगाली हिंदुओं के लिए, मेरे पश्चिम बंगाल के मारवाड़ियों के लिए, मेरे पश्चिम बंगाल के बिहारियों के लिए, मेरे पश्चिम बंगाल के यूपी वालों के लिए, हर एक के लिए एसआईआर बहुत ही पॉजिटिव साइन लेकर के आया है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बीएलओ ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने। नहीं, मैं पूछना चाह रही हूं कि पश्चिम बंगाल के 5 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं क्या? मैंने तो देखा, मुझे तो वहां से कुछ लोगों ने विजुअल भी भेजा, वही उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरे नहीं बैठ रहे हैं। मुश्किल से 200-400 लोगों को लेकर के वो धरना पर बैठ रही हैं। तो अगर वाकई में एसआईआर से पश्चिम बंगाल की जनता को तकलीफ है तो कहाँ है पश्चिम बंगाल के कम से कम 5 करोड़ ही बैठ जाएं ममता बनर्जी के साथ धरने पर? कम से कम सिर्फ मुसलमान ही बैठ जाएं ममता बनर्जी के साथ धरने पर। इसका मतलब है कि हमारे पश्चिम बंगाल के मुसलमान भी समझ चुके हैं कि हमारी रोटी छीन करके, हमारा अधिकार छीन करके, हमारी जमीन छीन करके, हमारा संवैधानिक राइट छीन करके ममता बनर्जी अपने सत्ता की लालच में हमारी रोटी का बंटवारा करके बांग्लादेशी गटर छापों को और लुंगी छापों को बांट रही थी। एक तरफ ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में विरोध है, अब शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है तो लोकसभा में भी लगातार विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही हैं एसआईआर को लेकर, और आज इसी हंगामे को लेकर सदन को भी स्थगित कर दिया गया। नहीं, हंगामा करने से क्या होगा? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है सदन को देख करके जैसे केजी और नर्सरी के बच्चे बेंच पर चढ़ करके एक दूसरे को कागज की कश्ती बना बना करके फेंक के मारते हैं। मुझे तो वैसा विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। अरे आपको एसआईआर बंद करवाना है तो या एसआईआर का विरोध करना है तो कोई सॉलिड सत्य और तथ्य तो सामने रख दीजिए। आप बिना सत्य और तथ्य के
किसी चीज किसी बात को कैसे रख पाइएगा? ना सर्वोच्च न्यायपालिका में रख पाइएगा, ना आप सदन में रख पाइएगा। तो मेरे ख्याल से जनता अब इन पर हंस रही है, विपक्षी दलों पर, और जनता को अब ये कॉमेडी सीरियल मिस्टर बीन और डिंग डिंग वो कार्टून सीरियल नजर आ रहा है। मुझे लगता है विपक्षी दल को थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए एसआईआर पर भी। इंडी गठबंधन की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आज जब मीडिया ने उनसे सवाल किया एसआईआर को लेकर, तो जिसमें से इंडी गठबंधन का ही हिस्सा है अखिलेश यादव की पार्टी, जिनका कहना है कि एसआईआर संविधान के ऊपर प्रहार जैसा है। पर वो एसआईआर तो आर्टिकल 324 का ही हिस्सा है। अब ये जैसे यूसीसी आर्टिकल 44 को कह देते हैं कि मुसलमानों के ऊपर प्रहार का हिस्सा है, देश के ऊपर प्रहार का हिस्सा है, तो भाई वही तो भीमराव अंबेडकर जी नहीं तो आर्टिकल 44 यूसीसी लिखा है भैया, और उन्होंने ही ब्रैकेट में लिख दिया कि जितनी जल्द हो उतनी जल्दी भारत में लागू कर दो। और फिर आर्टिकल 324 ही बता रहा है कि एसआईआर स्क्रूटनी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के ऊपर अधिकार है कि वो कर सकती है। तो क्या मतलब है भाई? इनके मुलायम सिंह यादव को इंदिरा गांधी के कान में बोलना चाहिए था कि सेक्युलर ऐड कर रही हो, मुसलमानों के हित में प्रिम्बल ऐड कर रही हो, साथ साथ ये आर्टिकल 324 भी हटा दो, 44 भी हटा दो, उसी वक्त करेक्शन करवा लेना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो मुलायम और लालू भी जेल के भीतर था। यह उनका दुर्भाग्य है। आज बाप की पीड़ा, बाप की तड़प अखिलेश यादव को याद नहीं आ रही है। क्या करना है तो राहुल चाचा गांधी का चप्पल चाटना है, बस यही याद आ रहा है। मैंने परसों देखा कि महुआ मोइत्रो भी हिल हिल करके वो बड़ा इंटरव्यू दे रही थी एसआईआर के विरोध में। अब महुआ मोइत्रो को मैं बहुत शांति से एक बात बता देना चाहती हूं कि बैंक में काम करना और संविधान के द्वारा अपनी बातों को रखना बहुत फर्क होता है। तो इसलिए दूसरे कोर्ट में बॉल ना फेंके, जो चीज आती नहीं है उस पर बात ना करे। अब मैं ममता बनर्जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि कल्याण बनर्जी को देना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के रेनाउंड एडवोकेट हैं और द मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं और संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी से आए हुए। तो कल्याण बनर्जी जैसे सीनियर एडवोकेट खड़े होकर के एसआईआर का विरोध क्यों नहीं किए? क्योंकि कल्याण बनर्जी को यह बात पता थी कि आर्टिकल 324 एसआईआर को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए उन्होंने हिलती डुलती महुआ मोइत्रो को खड़ा कर दिया। मैम, इसी के साथ साथ मेरा सवाल ये भी है कि एसआईआर को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है। पिछली 28 तारीख को इस पर सुनवाई भी हुई और अब दिसंबर में भी सुनवाई होने वाली है। जब मामला कोर्ट में है, सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उस लोकसभा में जहां जनता के हित की बात होनी चाहिए, वहां पर हल्ला हंगामा मचाकर स्थगित आखिरकार कार्रवाई को क्यों किया जा रहा है, जबकि रोज की कार्रवाई में लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है? देखिए, ये तो कांग्रेस वालों का और विपक्षी दलों का प्रॉब्लम है। आप मुझे 5 ऐसे रूल्स बताइए या 5 ऐसे अमेंडमेंट्स बताइए पश्चिम बंगाल की विधानसभा से पास हुए जो पश्चिम बंगाल के हित के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। नहीं, क्योंकि कभी कैलकाटा पश्चिम बंगाल के कोलकाता के विधानसभा में कभी कोई ऐसा चीज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि इनको जनता के लिए काम ही नहीं करना है। इनको जनता के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट का कोई फिक्र ही नहीं है, और जिसको है उसको ये करने नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करने देना चाहते हैं। और जनता का पैसा कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टी हमेशा अपने बाप की जागीर समझी। अब सोनिया एंटोनियो को क्या लगता है कि भारत उसका मुंह दिखाई है? सोनिया एंटोनियो तो रोज यही सोचती है कि भारत उसकी मुंह दिखाई है, उसके पति ने, उसके शौहर ने दिया है मुंह दिखाई में। लो बीवी जान, ये भारत जो है ना, मैं तुम्हारी मुंह दिखाई में दे रहा हूं क्योंकि तुम इटली की खूबसूरत औरत हो। इनको ये पता ही नहीं है कि जनता का टैक्स का पैसा है, जनता का जीएसटी का पैसा है, जनता का सीजीएसटी का पैसा है, जनता क्या क्या चीजों का टैक्स पे कर रही है, ये इनको पता नहीं है। और जिनकी ये गुलामी करते हैं उनको जाकर के चांदनी चौक और आप पोर्ट एरिया में जाकर के देखिए, वो तो टैक्स ही नहीं पे करते हैं, तो इसलिए उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करते हैं? क्या आप जानते हैं पिछले 8 सालों में योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी ने ला दिया है निवेश का तूफान। एफडीआई 2000 से 2017 में सिर्फ
3,000 करोड़ था, लेकिन 2019 से 2025 में 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कमाल है कि 22 राज्यों को यूपी ने पीछे छोड़ दिया है। जीएसडीपी 2017 में 12.75 लाख करोड़ से उछल करके 2025 में 27.51 लाख करोड़ हो चुका है। 11.6% की ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से भी तेज है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 33.50 लाख करोड़ के प्रपोजल्स मिले। 40 लाख करोड़ से ज्यादा ग्राउंड पर आ चुके हैं। 2025 में एलओसीज 70 से ज्यादा को अप्रूवल मिला है। 6.77 लाख करोड़ के सैमसंग, अदानी, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट ने उत्तर प्रदेश में ताल ठोका है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नई नौकरियां। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश में यूपी नंबर 1 बन चुका है। 196 ESDM कंपनियां ग्रेटर नोएडा से वाराणसी तक फैली हुई है। 18,000 से ज्यादा स्टार्टअप, 8 यूनिकॉर्न के साथ योगीराज में यूपी बन रहा है ग्लोबल हब। उत्तर प्रदेश में है एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर, एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट, बनारस से नोएडा तक 12 डेटा सेंटर्स, सुरक्षित माहौल, 24 घंटे बिजली, एक्सप्रेसवे का बिछा हुआ है लंबा जाल। यहाँ निवेश सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक भरोसा है। अब दुनिया के हर बड़े इन्वेस्टर्स की जुबान पर है एक ही नाम, उत्तर प्रदेश। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर के इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर भारत में पैसा लगाना है तो सीधे यूपी आना है, क्योंकि योगी राज में उत्तर प्रदेश बन चुका है भारत की नई अर्थव्यवस्था का सुपर पावर हाउस। आप भी जुड़िए इस सफलता की रफ्तार से। इन्वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश बढ़ेगा तो भारत बढ़ेगा। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल को लेकर मेरा एक और सवाल है कि आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर को लेकर। जिस तरीके से 600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग नहीं हुई है और राज्य सरकार को फंड दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, पर इसके बावजूद भी फेंसिंग को वहां रोक दिया गया क्योंकि जमीन नहीं दी गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, जवाब मांगा है और कहा है कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं। तो ये बताइए मैम कि जब फंड मिल चुका है और क्यों आखिरकार ममता बनर्जी ने वो फेंसिंग रोक रखी है, जिसको लेकर लगातार ये बीएसएफ के द्वारा शिकायत की जा रही है कि जिस एरिया में फेंसिंग नहीं की गई है यहां से स्मगलिंग हो रही है, अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं और ये तमाम चीजों को जानते हुए भी 600 किलोमीटर का दायरा ऐसे ही छोड़ देना। जितने भी तृणमूल कांग्रेस, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उसमें से जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें 70% मुस्लिम टीएमसी वर्कर्स के पास बांग्लादेश का सिम कार्ड रहता है और उसी सिम कार्ड से वो सबको गाली गलौज, धमकी, फिरौती, किडनैपिंग, सब कुछ और जितना भी इलीगल कॉल सेंटर है सब चलता है। आप पश्चिम बंगाल के दमदम एरिया के सॉल्ट लेक में चले जाइएगा, सॉल्ट लेक में जितने भी सेक्टर्स हैं आधे से ज़्यादा इलीगल कॉल सेंटर चलता है और वो कॉल सेंटर बांग्लादेश से आए हुए सिम कार्ड और बांग्लादेश का पूरा इंस्टॉल किया हुआ लैपटॉप से चलता है। अब आती है दूसरी बात, पोर्ट एरिया में और ग्रामीण एरिया में जो चरस, गांजा और कोकीन की बिक्री होती है वो बांग्लादेश से समर्थन में आता है। ये जो कट्टा वगैरह या चापड़ वगैरह और हथियार, जो कट्टा, जो पुराने ज़माने का कट्टा जो लोहे का होता है, ये सारी चीज़ें जो पोर्ट एरिया से मिलती हैं और कभी कभी कोई शूट वूट होता है तो बरामद होती है, तो ये कहाँ से आती है? ये बांग्लादेश से ही तो आता है। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो लड़कियां पार्सल होती हैं वो कहाँ हो रही हैं? बांग्लादेश से यहाँ और यहाँ से बांग्लादेश। आप यकीन माने कि पिछले साल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला उठा था जिसमें पता चला कि अलीपुर जेल, वुमेन्स करेक्शनल जेल में 99 बच्चा पैदा हुए हैं, जबकि वो लोग 10 साल से जेल के अंदर हैं, 5 साल से जेल के अंदर हैं। तो ये बच्चे पैदा हो किसके रहे हैं? पुलिस के हो रहे हैं या कहीं और महिलाएं जा रही हैं? उसके बाद फिर ये मिसिंग डायरी, 99 लाख से ऊपर मिसिंग डायरी है कलकत्ता पूरे पश्चिम बंगाल में। तो ये जो बच्चियां मिसिंग डायरी के द्वारा जो गायब हो रही हैं 99 लाख से ऊपर, तो ये बच्चियां कहाँ गई हैं? कहाँ गई हैं? तो अब आप समझ रही हैं कि फेंसिंग करने की जगह क्यों नहीं दे रही है ममता। और आरोप किस पर लगाती आई
कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, बीएसएफ उसके पास है। तो ये बात तो 2023 से चल रहा है कि केंद्र की सरकार ने तुमको पैसा दे दिया और तुम क्यों नहीं फेंसिंग कर रही हो। अभी मैं गई थी राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पे मैं गई थी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद में। ऑपरेशन सिंदूर के सेलिब्रेशन को लेकर के मैं राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर पर गई थी। वहां के कमांडो प्रभाकर से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर थे और जब वो वहां पर घुसपैठियों पर शूट ऑर्डर करवाते थे तो ममता बनर्जी की पार्टी ऑफिस से और ममता बनर्जी के रूम से फोन जाता था कि तुम शूट नहीं कर सकते हो, घुसपैठियों को रोक सकते हो तो रोको, नहीं तो शूट नहीं कर सकते हो। अब आप सोचिए कि बीएसएफ वालों पर कितना अत्याचार हुआ। ममता बनर्जी की सरकार वो है जो गवर्नर पर मोलेस्टेशन का रेप का केस लगाती है, एनआईए पर, सीबीआई पर, एनएसजी के ऑफिसर्स पर रेप के केसेस लगते हैं, ना अनकाउंटेबल बीएसएफ और सीआईएसएफ ऑफिसर के ऊपर रेप के केसेस हैं। अब आप सोचिए कि फेंसिंग क्यों नहीं करवा रही है, क्योंकि अपने रिश्तेदार बांग्लादेशी